कॉलेज। आई होप आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई को लेके किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहा है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं ही ये सारे वीडियो लेक्चर्स लेकर आई हूँ। इंडियन पॉलिटी को कवर करना है मुझे, आपके लिए करना है। आई होप मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप एवरीडे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कंपनी रूल को हम लोग पढ़ रहे थे। कंपनी रूल में हमने बहुत सारे एक्ट्स पढ़ लिए थे। पिछला एक्ट जो हमने पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, उसके बाद एक्ट ऑफ 1830 पढ़ा था, चार्टर एक्ट ऑफ 1830, और अब जो एक्ट पढ़ेंगे आज हम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में द मोस्ट लिबरल, enlightened and the father of western modern education system, the Governor General Lord William Bentinck इंट्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस एक्ट में। द सेंट हेलेना एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पहली बार लॉर्ड विलियम बेंटिक इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस एक्ट में द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट की विशेषता है, इसके पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम्स हुआ करते थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, इस एक्ट में पहली बार फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको बहुत ही मोस्ट पावरफुल पर्सन कहा जाता है। ये ब्रिटिश सोल्जर्स थे और इन्होंने एनलाइटमेंट का दौर लाया इंडिया में। पहली बार इन्हीं के द्वारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। द वेस्टर्न मॉडर्न सिस्टम एजुकेशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ। इंग्लिश मीडियम इन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। इंग्लिश सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया ऑफिशियल वर्क में इनके टाइम में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके पहले मैंने आपको बताया था ग्रेजुअली गवर्नर कैसे गवर्नर जनरल बनेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। उसके बाद और भी आगे देखेंगे कैसे इनके पद का निर्धारण होता है। तो लॉर्ड क्लाइव फर्स्ट गवर्नर थे, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके टाइम की जो स्पेशलिटी थी, जो हमारे इंडिया को मिला, जो इसका फीचर्स है, वो है कि जो ब्रिटिश पोजीशन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी में, जो एरिया था, इसके पहले वाले एक्ट में वह ब्रिटिश, यानी इसके पहले वाले एक्ट में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में वो टेरिटरी ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन अब यहाँ पे वो टेरिटरी रिमेन रह जाता है, लेकिन वो हैंड हो जाता है। क्या? वो टेरिटरी जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया रहता है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, were held in now in His Majesty
His hires in His Majesty, His hires, or and his successors यहाँ पे वो पोजीशन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंडर में था, जो एरिया पिट्स इंडिया एक्ट में वो इंट्रोड्यूस होता है, फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, वो रिमेन रह जाता है, लेकिन वो हेल्ड होता है क्या, इन हिज मेजेस्टी, हिज हायर्स और एंड हिज सक्सेसर्स। इस पोस्ट में वो हेल्ड हो जाता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। उनके पावर को कैसे एनहांस करते हैं, सिविल अफेयर्स और मिलिट्री का पावर इसके पहले भी गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के पास था। इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास सिविल अफेयर्स आता है, सिविल अफेयर्स प्लस मिलिट्री, मिलिट्री आता है, सिविल अफेयर्स आता है, मिलिट्री आता है, और रेवेन्यू कलेक्शन, और इसके अलावा जो आता है वो जितना भी कमर्शियल सिस्टम, जितना भी फाइनेंशियल मैटर है, एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर, और प्लस जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सिविल अफेयर्स, मिलिट्री, रेवेन्यू कलेक्शंस, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स दे दिया जाता है, यानी उनको होल सोल पूरा का पूरा पावर से ऑथोराइज कर दिया जाता है। दूसरी बात यहां पे क्या है, अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके पास क्या वर्क रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करना। जो वर्क ये करेंगे उसको देखना, कुछ नहीं करना, मोर और लेस उनके पावर को 90% खत्म कर दिया जाता है। दूसरी बात आती है, इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक प्रेसिडेंसी बनता है। फिर बाद में उस प्रेसिडेंसी को पिछले एक्ट में अलग कर दिया जाता है, यानी पिट्स इंडिया एक्ट में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को अलग कर दिया जाता है और उसके सेपरेट गवर्नर बना दिए जाते हैं। उनको कुछ एक्सिक्यूटिव पावर्स दे दिया जाता है, लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं, एक्सिक्यूटिव पावर्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको इतने पावर्स के साथ दूसरा पावर्स क्या मिलता है वो देखिए। यहाँ पे फिर वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी अलग है, गवर्नर उसके अलग है, लेकिन उनके सारे के सारे लेजिस्लेटिव पावर्स को भी खत्म किया जाता है, एक्सिक्यूटिव पावर्स को भी खत्म किया जाता है। तो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिलता है। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर यहां पर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर में मिल गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को सिविल अफेयर्स, मिलिट्री, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर,
एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के साथ साथ ऑल एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी दे दिया जाता है, जो थोड़ा मोड़ा पावर पहले मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के पास था, वो पावर सीज कर लिया जाता है, यहां दे दिया जाता है। तीसरी चीज आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको एरेज करूंगी, मिटाऊंगी, फिर दूसरा लिखेंगे। तीसरी चीज आती है यहां पे पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल्स को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स थे, सॉरी उसके पहले 4 मेंबर्स थे। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में 3 मेंबर्स कर दिए जाते हैं असिस्ट करने के लिए, 3 मेंबर्स असिस्ट करने के लिए। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को फिर से वो चौथा मेंबर भी मिल जाता है, लेकिन नॉट कोई उसको पावर नहीं है, नॉट मेंशन एज अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मेंबर हु विल असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो चौथा मेंबर असिस्ट नहीं करेगा, उसको जो पावर है सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं से कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन जो होगा उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो वो 4th मेंबर को स्टैंड बाय में रखा जाता है, उसको कोई भी पद नहीं मिलता है, वो असिस्ट नहीं करेगा, जैसे पहले असिस्ट करता था वो असिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वो 4th मेंबर को फिर इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है एज अ एक्स्ट्रा पर्सन, और कह सकते हैं कि स्टैंड बाय में ये रहेगा, उसकी हेल्प ली जाएगी, कोई भी लेजिस्लेटिव वर्क में उसको ये किया जाएगा। तो 4th मेंबर इंट्रोड्यूस होता है यहां पे, अगेन 4th मेंबर इंट्रोड्यूस्ड होता है यहां पे। अब देखिए पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया, कैसे पावर का सेंट्रलाइजेशन कैसे हो गया। जितने पावर्स पहले डिवाइड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, और धीरे धीरे एक्ट जब आया ब्रिटिश क्राउन के पास जब पावर गया, फाइनली चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सारा का सारा पावर, अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन्वॉल्व हो जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में, उसमें सारा शक्ति निहित हो जाती है, और ये इंट्रोड्यूस होता है फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन में, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सेंट्रलाइजेशन है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है। सो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। इस तरीके से धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर को सीज करना, अपने पावर का एक्सपेंशन करना, एक्ट बनाना, लॉ बनाना और पोस्ट को चेंज करना, सारे सिस्टम्स को अपने अंदर लेना और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करना, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का मेन फीचर्स था। अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में पहली बार इसमें इस एक्ट में जितने भी लॉ बनते थे इस एक्ट से पहले वो रेगुलेशन कहलाता था, लेकिन इस एक्ट में बिफोर दिस एक्ट all law was introduced as regulations. After this act, all law will be known as act. इसका फीचर्स एक और है, इस एक्ट के पहले जितने भी लॉज बने थे वो रेगुलेशंस कहलाता था। आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जितना भी लॉ बना है अब वो एक्ट जाना जाएगा, उसको एक्ट बोलेंगे। ये कैसे एक्ट बनता है देखते हैं, इसको क्यों एक्ट बोला गया है।
इसके बाद से जितने भी लॉ बनते हैं उसको क्यों एक्ट बोला जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में ये बात आती होगी कि कब ये चार्टर बनता है, कब ये एक्ट बनता है, कब ये रेगुलेशंस बनता है। तो कोई भी अमेंडमेंट जब होता है तो कुछ नया होता है, उसमें नया ऐड होता है। इस समय अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, एक तरीके से लॉ में संशोधन होता है, अमेंडमेंट किया जाता है और उसके बाद इस एक्ट को, इस लॉ को एक्ट बनाया जाता है। कैसे? फर्स्ट टाइम इंडिया में कोडिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। कोडिंग, लॉ ऑफ कोडिंग, लॉ ऑफ कोडिंग और कोडिंग ऑफ लॉ और कोडिंग ऑफ लॉ पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। लॉ ऑफ कोडिंग है या कोडिंग ऑफ लॉ कहते हैं। कैसे इंट्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एक प्रोविजन देता है, फर्स्ट इंडिया लॉ कमीशन की स्थापना की जाती है। फर्स्ट इंडिया लॉ कमीशन की फर्स्ट इंडिया लॉ कमीशन एस्टैब्लिश्ड। लॉ ऑफ कोडिंग या कोडिंग ऑफ लॉ जो होता है वो पहली बार इंट्रोड्यूस होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। और ये जितने भी एक्ट हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में के अंडर में वर्क करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया लॉ कमीशन। इस लॉ कमीशन का वर्क क्या रहता है? जितना भी रूल रेगुलेशंस जो बनेगा इसके जुरिडिक्शन में बनेगा। जुडिशियल प्रोसीजर जो भी होंगे, जो भी न्यायिक प्रक्रिया होती है, आज भी हमारा जो पार्लियामेंट है या जो हमारा संसद है इसके क्या 3 भाग हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी सिस्टम। तो देखिए कैसे 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 ये एक्सक्लूसिवली पावर का एनहांसमेंट होता है और लेजिस्लेटिव कैसे बनता है, एग्जीक्यूटिव कैसे बनता है, जुडिशियरी सिस्टम कैसे फॉर्म होता है। तो ब्रिटिश सिस्टम जो था इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में कहीं ना कहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक नया रूप तो दे ही रहा है ना। ग्रेजुअली तो हम देख रहे हैं कि एनहांसमेंट कैसे हो रहा है। तो ये जो जुडिशियरी सिस्टम जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो जुडिशियरी सिस्टम, वो जितने भी जुडिशियरी प्रोसीजर होंगे वो वर्क करेंगे कहाँ? इंडिया लॉ कमीशन के अंदर में लॉ वर्क करेंगे। और चाहे वो पुलिस के एस्टैब्लिशमेंट हो, लॉ बनाना हो, नियम बनाना हो, कानून बनाना हो, किसी भी पनिशमेंट का जो निर्धारण करना हो, सारा का सारा वो इंडिया लॉ कमीशन के अंतर्गत होगा। और जितने भी लॉ बनेंगे वो कोडिफाई किया जाएगा, उनको कोड दिया जाएगा, कोडिंग की जाएगी। इसलिए इस एक्ट को पहली बार यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो एक्ट है जुडिशियरी सिस्टम को तो फॉर्म करता ही है, कहीं ना कहीं से एक लॉ सिस्टम को भी फॉर्म कर रहा है। जो लॉ सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इंडिया में, कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। इस इंडिया लॉ कमीशन के जो पहले मेंबर्स जो थे और पहले चेयरपर्सन थे, पहले मेंबर और पहले चेयरपर्सन जो थे इंडिया लॉ कमीशन के, लॉर्ड मैकुले थे। लॉर्ड मैकुले, Lord Macaulay, first member and chairperson of Indian Law Commission, who was the father of civil services, known as father of civil services. Important. Lord Macaulay, known as
फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। ये जो कमीशन बना है इंडिया लॉ कमीशन, जो भी इसको वर्क दिया गया, आप रूल बनाएंगे, रेगुलेशंस बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, एक जुडिशियल सिस्टम फॉर्म करेंगे, एक जुडिशियल प्रोसीजर फॉर्म करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसकी जो फाइनल जो रिपोर्टिंग आप करेंगे, कहाँ करेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। इंडियन लॉ कमीशन सारा सिस्टम जो भी बनाएगा, नियम कानून बनाएगा, वो फाइनली का फाइनली रिपोर्टिंग करेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। पावर कितना ज्यादा से ज्यादा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मिल रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। कैसे हुआ? 1833 में उनको रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा पावर उनको और क्या मिलता है कि वो किसी भी लॉ को रिपील कर सकते हैं, उसको काट छांट कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। चाहे वो एक्ट ब्रिटिशर्स के लिए हो, नेटिव्स के लिए हो, कोई भी फॉरेनर्स के लिए हो, जो भी ऑफिशियल्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए हो, कोई कर्मचारी है जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो, या कोई भी हो, किसी भी जगह से आता हो, कोई भी प्लेस से आता हो। इंडियन सिस्टम, इंडियन ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया जो टेरिटरी है, उसमें जो भी आएगा, चाहे उस वक्त के जितने भी वॉर होते थे, तो आर्टिकल ऑफ वॉर, उसमें इंडिया में बहुत सारा वॉर भी छिड़ता था, वॉर भी चलता था, जो कि कहीं ना कहीं से हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं होता है। वो हिस्ट्री का पोर्शन है, हमें उसमें नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, हमें वॉर नहीं पढ़ना है। लेकिन जो भी आर्टिकल ऑफ वॉर हुआ करते थे, वो सारा का सारा इंडियन लॉ कमीशन में के द्वारा ही उसको लॉ और रूल उसके लिए आइडेंटिफाई किया गया था, उनके लिए प्रोवाइड किया गया था, सबके लिए। और पावर सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ कोर्ट से भी ज्यादा पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को है कि वो रिपील कर सकते हैं, वो काट छाट सकते हैं, उसको मान सकते हैं, ना भी मान सकते हैं। उनको पावर सारे सिस्टम्स की रिपोर्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को करना हो, लेकिन एक छोटा सा पावर यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी दे दिया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दे दिया जाता है। वो पावर क्या होता है कि वो वीटो लगा सकता है अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वीटो लगा सकता है, वीटो लगा सकता है। और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल के ऑर्डर को नहीं मानेंगे ऐसा बोलकर वो वीटो लगा सकता है अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो वीटो बाद में कैसे काम आता है देखते हैं। उसने वीटो लगाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वीटो लगाया था बाद में, आफ्टर इतना सारा सिस्टम के बाद भी। इंडियन लॉ कमीशन बनता है, सारा पावर्स मिलता है लॉर्ड विलियम को, उसके बावजूद भी वीटो लगाया जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। वो क्या वीटो लगता है देखते हैं। वो वीटो लगाया जाता है जब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज लॉर्ड मैकले इंडियन लॉ कमीशन के मेंबर भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने एक लॉ को कोडिफाई किया, उन्होंने एक लॉ को कोडिफाई किया, लॉ को कोडिफाई किया, कोडिफाई किया। कौन सा लॉ? सेक्शन, हमें ज्यादा लॉ नहीं पढ़ना है, सेक्शन 87 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 87 ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833, सेक्शन 87 ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस सेक्शन ऑफ 87 जो है, सेक्शन 87 में लॉर्ड मैकले एक प्रोविजन लाते हैं, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, employment through open competitive examination on the basis of merit. Open competitive examination first time section 87 of charter act of 1833 में
जो लॉर्ड मैक्यूले लाते हैं, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। First open competitive examination for the employment on the basis of merit in government system as a civil service, as a government service, as a government worker। यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रोविजन लाया जाता है कि कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर मेरिट, एग्जाम को वो पास करेगा और सिस्टम में इंट्रोड्यूस होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अपना योगदान दे सकता है। वो चाहे कोई भी हो, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं किस आधार पे, रिलीजन प्लस बर्थ प्लेस और रेस। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा सेक्शन 87 ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ को कॉडिफाई किया है। बहुत सारे लॉ आए थे, हमें बहुत सारे लॉ नहीं पढ़ना है। हमारा स्पेशल जो हमें जो इसका स्पेशल फीचर है जो हमें पढ़ना है वो है कि जो लॉ आया है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिस्टम्स के लिए आता है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, पर वो डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकेगा। मतलब किसी भी रिलीजन का आदमी, कोई भी हो, इंडियन हो, कोई भी अदर रिलीजन का हो, बर्थ प्लेस चाहे वो इंडिया का हो, ब्रिटिशर हो, पोर्तुगीज हो, स्पेनिश हो, कोई भी हो, रेस अमीर गरीब कोई भी, क्योंकि ये एक तरीके का सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही आया था। उनके रिकमेंडेशन पे ये सिस्टम बोला गया था कि आप ऐसा सिस्टम वहां पे इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि रिलीजन मैटर नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा की संख्या में ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके थे, उनको भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए था इंडिया में, तो रिलीजन का बैरियर हटा दिया गया, बर्थ प्लेस का बैरियर हटा दिया गया, क्योंकि नौकरी तो इंडिया में करेंगे, वो सारा सिस्टम जो जनरेट हो रहा है वो तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन बर्थ प्लेस के यहाँ पे जो बैरियर है उसको भी खत्म कर दिया है। चाहे वो ब्रिटिशर हो, किसी भी देश का हो नागरिक, वो आएगा और यहाँ पे ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम में भाग लेगा, और अगर वो पास करता है तो सिस्टम में आ जाएगा। और रेस अमीरी गरीबी का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। ये नहीं कि हाँ बहुत गरीब है, इंडिया का सिटीजन है, गरीबी तो बहुत थी, क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ पे लगान का सिस्टम था और टैक्सेस इम्पोज किया जाता था गरीबों के ऊपर, कि गरीबी तो अथाह रूप से थी, तो इसलिए उस सिस्टम को हटा दिया गया कि वो ऐसा कोई हम आपको प्रोविजन एक्स्ट्रा नहीं देंगे कि आपको इसमें मौका दिया जाएगा क्योंकि आप बहुत गरीब है तो आप आ जाओ। तो ये सिस्टम को खत्म किया गया, इस सिस्टम को लाया गया और खत्म भी कर दिया गया। कब? जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वीटो लगा दिया था अंडर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। भी मैंने इसके पहले बताया था ना कि वो वीटो लगाता है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन होता है और ये मैक्यूले का जो रिकमेंडेशन है ओपन एग्जामिनेशन सिस्टम का, उसको खत्म करने के लिए वीटो लगा दिया जाता है, क्योंकि उसको लगा कि अब कहीं ना कहीं से मेरा तो सारा का सारा निकल गया, सारे पावर्स तो मेरे हाथ से चले गए, अब तो बचा कुचा जो मेरा आदमी कंपनी में वर्क कर रहा है कहीं वो भी ना निकल जाए अगर ये लोग पूरी तरीके से घुस जाएगा तो क्योंकि ये इनकी अपॉइंटमेंट होना कहाँ था, सिस्टम में होना था ना, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में होना था। ये वर्क कहाँ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए वर्क करेंगे। तो उसको वीटो लगाया उसने और ये जो है ओपन एग्जामिनेशन सिस्टम को यहाँ पे रोक दिया जाता है। फर्दर ये पास हो जाता है, देखेंगे अगले एक्ट में, लेकिन वो यहाँ पे रोक दिया जाता है। तो लॉ को कोडिफाई किया है, लॉ के द्वारा सेक्शन 87 के द्वारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में प्रोविजन लाया गया एग्जामिनेशन सिस्टम का। बाद में इसको पोस्टपोन भी कर देते हैं। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने बहुत ऐसे काम भी किए
जो तब का जो हमारा इंडिया था, जो हमारा अपना इंडिया था, बहुत ही ज्यादा उसमें सामाजिक कुरीतियां थी, विसंगति थी, जिसको कह सकते हैं डिसऑर्डर्स थे। क्या था सबसे खराब जो था? सती प्रथा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही पहली बार राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर एबॉलिश किया, एबॉलिशमेंट ऑफ सती प्रथा। इसका फीचर्स है, मेन फीचर्स, एबॉलिशमेंट ऑफ सती प्रथा, एबॉलिशमेंट ऑफ सती प्रथा विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के साथ विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन राय। एक फीचर्स है इसका, सबसे खराब जो उस समय सिस्टम था सती प्रथा। अगर किसी विवाहित महिला का जो अगर पति का उसका देहांत हो जाता है तो उसको उसी पति के चिता पे जिंदा का जिंदा बैठा के उसको जला दिया जाता था। बहुत ही खराब सिस्टम, बहुत ही खराब। ये सती प्रथा को खत्म कर दिया जाता है कुछ ना कुछ एक्ट लाकर, लॉ बनाकर, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यह आदेश दिया था कि कोई भी ऐसा लॉ बनाना है, तुम्हें आपको बनाना है जो इंडिया में जो सिस्टम अभी है, ये सब जो चलता है सती प्रथा और ये सब नेग्लेक्ट, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी सबको शामिल करो और इसको एबॉलिश करो, इसको सिस्टम को एबॉलिश करो और रूल बनाओ। तो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल इंडिया को ये आदेश मिल गया था कि आपको ऐसा ही लॉ एंड रूल बनाना है। तो वो रूल बनाया गया, लॉ बनाया गया एक्ट के द्वारा और उसको एबॉलिश किया गया। दूसरा था कि उस समय एक और एबॉलिश किया गया, ये तो सबसे खराब था ही, इसके अलावा था गला घोटकर मारने वाला सिस्टम, उसको भी खत्म किया गया। गला घोटकर मारना, पता नहीं क्यों मारते थे लोग, इतना क्रूएल कैसे हो सकते थे, उसको भी खत्म कर दिया गया, जिसका कि कहीं ना कहीं से सारा श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है। इसलिए उनको कहा जाता है कि द मोस्ट लिबरल एंड इनलाइटेंड पर्सन, द मोस्ट लिबरल, क्योंकि बहुत सारा ये तो पुनरुत्थान ही है ना समाज में, ये जो नया एनलाइटमेंट हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, ये सती प्रथा का एबॉलिशमेंट, तो ये एनलाइटमेंट ही है। दूसरी चीज यहाँ पे होता है कि फीमेल मतलब महिला, क्या बोलते हैं उसको, लड़की भ्रूण हत्या को खत्म किया जाता है, चाइल्ड सैक्रिफाइस को खत्म किया जाता है। चाइल्ड सैक्रिफाइस का मतलब कि जो गरीब किसान जो लगान नहीं दे सकता था, वो अपने बच्चों को घरों में काम करने के लिए भेज देता था कि आप इनसे काम करा लीजिए और बदले में मेरा जो लगान है उसको माफ कर दीजिए, मतलब जो टैक्सेस है उसको माफ करो, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट था टैक्सेस इतना ज्यादा इम्पोज करना पड़ता था, इतना इम्पोज कर दिया गया था कि आपको टैक्स देना ही है, नहीं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसके लिए बच्चों को भेजते थे वो लोग घरों में काम करने के लिए, तो उसको सैक्रिफाइस किया गया, चाइल्ड सैक्रिफाइस करना पड़ता था, उसको भी अबॉलिश किया गया। ये फीचर्स था, भ्रूण हत्या को खत्म किया गया, सती प्रथा को खत्म किया गया, वो गला घोट के मारने वाला एक सिस्टम था उसको भी खत्म कर दिया गया। दूसरा फीचर्स आता है कि फर्स्ट मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश होता है, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एट कैलकटा। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज एट कैलकटा स्टैब्लिश किया जाता है। इंग्लिश मीडियम सिस्टम को एज ऑफिशियल वर्क में इंग्लिश सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंग्लिश मीडियम में वर्क होगा, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें एक ऐसा भी एक्ट आया था, इसमें इस एक्ट में एक ऐसा भी प्रोविजन आया था जो बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन जब मैंने इतना बताया है तो थोड़ा और मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, एक्सप्लोर कर दूं कि जब एक्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी को बीच में स्प्लिट ऑफ करने का ये आया था, प्रोविजन आया था कि बंगाल जो प्रेसिडेंसी है उसको अलग अलग किया जाएगा, एक बंगाल प्रेसिडेंसी हो जाएगा और एक
आगरा प्रेसिडेंसी हो जाएगा। ये प्रोविजन चार्टर एक्ट में लाया गया था, एक्ट ऑफ 33 में लाया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। एक होगा बंगाल प्रेसिडेंसी और दूसरा होगा आगरा प्रेसिडेंसी। प्रोविजन आता है लेकिन वो बाद में खत्म भी हो जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, वो प्रोविजन सस्पेंड हो जाता है, मतलब आया भी और चला भी गया। लेकिन इस प्रकार का कुछ सिस्टम इसमें आया था, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने बता दिया है। तो मोर और लेस ये पूरा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कवर होता है।